पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। तो हाँ सर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है? जीरो है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं। ठीक है, आगे बात करें। पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम डायरेक्शन। अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन। यस, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। इक्विडिस्टेंट लाइंस represent same magnitude of electric field. लाइंस अगर इक्विडिस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह सेम। लाइंस अगर पैरेलल है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। और इस तरह से पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस shows uniform electric field. ठीक है, तो आप बताओ देख के यहाँ पे क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं सर, राय नहीं है। लाइन से इक्विडिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर यहाँ पर हम पॉइंट ए माने और यहाँ पे अगर बी माने तो कहाँ पे लाइंस, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? बी पर। बी पे ज्यादा है, ए पे कम है। जहाँ पे लाइंस का घनत्व ज्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो बी पे ज्यादा है, ए पे कम है, लेकिन दोनों जगहों पर डायरेक्शन सेम है ना। यस, तो डायरेक्शन को हम कैसे दर्शाते हैं? यूनिट वेक्टर से। ये कैसा फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ। देखो तो ये कैसा फील्ड है? यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। ये तो सही है, डायरेक्शन सेम। सही। यस सर, सेम है ना। यूनिफॉर्म है। यस सर। डायरेक्शन वही सेम। डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग। टेंजेंट डालेंगे तो डायरेक्शन अलग होगा ना। तुम लोग क्या डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो ऐसा है, देखा। यहाँ टेंजेंट डालोगे तो ऐसा है। कुमार कुछ तो पढ़ा है। यस सर। इसी से हो गया सर की तरह।
इसके बारे में क्या कहानी? हाँ बेटा मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट, यस तुरंत निकाल के तुरंत डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट। इसमें पर ठीक रहते हैं लोल ये तो नॉन यूनिफॉर्म का स्क्वायर, बर्बाद कर देते हैं। यस एक इधर की नहीं लैपटॉप पर गया ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे स्थिर से ये भी नॉन यूनिफॉर्म। और गर्म होते हैं। हां और गरम है इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलमारी पर ले जाना है बजेमी ने अलग है। तो ना गिर तो यूनिफॉर्म फील्ड आपका कैसा होगा? धीरे धीरे पैरेलल और करना। इक्विडिस्टेंट। बीच की दूरियां आपस में समान। इतना कर गरम। अरे पानी लाइए तो गरम। ये आपकी यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ पे हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम मिलेगा। ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 7। अब बताइए कितने लाइंस की संख्या निकलेंगी अगर एक चार्ज से बात करें? हाउ मच लाइंस विल इमिट आउट फ्रॉम ए चार्ज क्यू? क्यू से कितना? अगर एक चार्ज क्यू है तो उससे कैसे संख्या में लाइंस निकलेगा, बता सकते हैं? क्यू बराबर ये नहीं। चार्ज से लाइंस निकलता है तो पता है ना बेटा ये। तो अगर चार्ज मान लो 5 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम, तो उससे कैसे संख्या में लाइंस निकलेगा? हाँ, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा लाइंस ज्यादा निकलेगा। चार्ज कम होगा तो लाइंस की संख्या, चार्ज अगर वीक होगा, कमजोर होगा तो उससे लाइंस की संख्या कम बनेगी। सर वो लिमिट थोड़ी इतना निकलेगा, कितना भी निकल सकते हैं लाइंस। देखो ना आपके कॉपी में पढ़ाया हुआ हो। नंबर ऑफ लाइंस associated with charge q is q by epsilon naught. देखो टोपी में बताया गया है q by एप्सिलॉन नॉट लाइंस की संख्या बाहर निकलेंगी चार्ज में। वही पाई वाला है। तो आप यहाँ क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यस सर। और यहाँ से आप कह सकते हैं ये n1 by n2 इज इक्वल टू q1 by pi। चार्ज ज्यादा तो लाइंस की संख्या ज्यादा होगा, चार्ज कम तो लाइंस की संख्या कम, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसकी कुछ मात्रा को भी बता सकते। अगर आपसे बोला जाए कि चार्ज 5 माइक्रोकूलम है तो कितना हो जाएगा? अगर एक माइक्रोकूलम का चार्ज हो या 1 कूलम ले लो, 1 कूलम चार्ज के आसपास लाइंस की संख्या कितनी हो जाएंगी बताइए? नंबर ऑफ लाइंस वन बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। ठीक, 1 by epsilon naught मतलब 1 by 8.85 तो रान है into 10 to the power minus 12। ठीक है। यस अच्छा तो ऊपर में 10 to the power 12 हो गया ना प्लस में, वीडियो इधर नहीं है रोहित। और नीचे में 8.85 को राउंड फिगर कर लो 10,
अप्रोक्सीमेटली कितना आया 10 टू द पावर 11। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब लगभग 10 अरब लाइंस निकलेंगे 1 कूलम चार्ज। समझ में आया? ये एस्टिमेटेड फिगर है, मतलब आप कह सकते हैं इतनी अमाउंट में लाइन। आगे बढ़े। यस सर। अब आगे है, इफ ए चार्ज Q naught is released from rest in electric field region, अगर एक चार्ज को हम रेस्ट से छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन का मतलब क्या हुआ? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर। इलेक्ट्रिक लाइंस है, और हम अगर एक चार्ज को यहां से छोड़ देते, मान लो यहां पर एक चार्ज, इसको हमने यहां से छोड़ दिया रेस्ट से, तो बताओ क्या ये चार्ज रुका रहेगा या चलेगा? चलेगा सर। किधर चलेगा? अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जिधर फोर्स लगेगा। जिधर फोर्स लगेगा सर। पॉजिटिव। तो क्या ये चार्ज इस लाइन के पाथ को फॉलो करेगा? नहीं सर। बस अजी, ये अगर ये चार्ज को मैंने इस लाइन पे छोड़ दिया, इस लाइन पे दिख रहा है ना ये मेरा फिंगर, यस। तो ये चार्ज को अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को के पाथ को फॉलो करेगा? नहीं नहीं सर। तो जवाब है पाथ को ये फॉलो नहीं करेगा। प्रिंस कुमार नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का पर है तो सर उसका टेंजेंट डालेंगे तो उधर ना सर। वेरी गुड, एग्जैक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, विश्वास में। यस सर। है ना? तो पाथ तो चेंज हो गया ना इसका, फोर्स का डायरेक्शन। ये फोर्स है, चलेगा जरूर, रेस्ट से छोड़ने पर चलेगा, लेकिन वो पाथ को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा। और अगर मान लो कि वो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है, ऐसा है स्ट्रेट लाइन, टारगेट ऐसा तो कौन से स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व नहीं है, और हम अगर चार्ज को यहां से छोड़ेंगे तब क्या हो? यस सर। आगे तब बढ़ेगा, वो पाथ को फॉलो करेगा। दोनों तैयार हैं क्योंकि फोर्स इधर ही लगे। कुछ नहीं, दोनों का ये क्या कर रही है? उसके लिए खाना बनाए उससे ना रसोई। तब ये पाथ को फॉलो करे। तो आंसर क्या हुआ? इफ वही तो आपसे तरह बोलना है हर किसी में। if line is curved, Q naught will not follow the exact path of line, और अगर वो लाइन स्ट्रेट है तो Q naught will follow the exact path of line। समझ में आया? जी यस सर।
चलिए, अच्छा एक बात और बताइए कि जो लाइन का फ्री एंड होता है वो कहाँ जाके टर्मिनेट होता हम्म, है? तो फ्री एंड कहाँ जाके टर्मिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, माइनस पर जाके खत्म है। फ्री एंड का मतलब ये देखो, ये देखो, जैसे ये मैंने बनाया तो यहाँ पे क्या है ना कि एक कॉर्नर में चार्ज है, दूसरे कॉर्नर में भी चार्ज, इंफिनिटी या नेगेटिव। इसमें भी एक कॉर्नर में चार्ज, दूसरे में भी चार्ज, इसमें भी एक कॉर्नर में चार्ज है, दूसरे में भी चार्ज, लेकिन इसमें देखो तो दूसरे कॉर्नर में चार्ज है। इंफिनिटी अरे बताओ भाई, नहीं सर, इसमें दूसरे कॉर्नर में चार्ज है, ये नहीं कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाके समाप्त? इंफिनिटी इन्फिनिटी पे। इसका जवाब है इंफिनिटी। हमेशा अगर कोई लाइन फ्री एंड में है, उस घर में चार्ज नहीं है, तो फ्री एंड ऑफ लाइन है ना तो सब जो फंसा गया ना हम विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी। कहाँ जाके बंद होगा? विल टर्मिनेट लेकिन हम जो करने बढ़िया बोल तो सब वेरी गुड नहीं एट सर क्या आदत है इंफिनिटी कहने का मतलब बहुत दूर, चार्ज से बहुत। ठीक है, अब आइए छोटा सा और चीज पर है कि हम लोग क्या फिनिश किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। एक चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाने के लिए मेरे पास कितने हथियार हैं? एक चार्ज की इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाने के लिए मेरे पास दो हथियार हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। मतलब फील्ड वही है, ऐसा नहीं कि फील्ड अलग अलग। चार्ज तो जो बनाएगा तो एक ही चीज बनाएगा ना, दो अलग अलग चीज नहीं बनेगा। तो जो वो फील्ड बनाता है, उस फील्ड को हम अपने सुविधा अनुसार समझने के लिए उसको दो पार्ट में बांट, तो एक को नाम दिया वेक्टर, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, जिसको हमने स्केलर कहा। इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए तो मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं इक्वी पोटेंशियल equipotential surfaces. These are these surfaces which are drawn सॉरी गाइस थोड़ा सा in such a way that the electric potential at every point on its surface should be same होना चाहिए। और याद रखिए ये लाइंस नहीं है, इक्वी पोटेंशियल लाइंस नहीं होते, ठीक है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, नॉट लाइन। ये सरफेस है, ये देखो ये सरफेस, दिख रहा सरफेस टाइप।
ये सरफेस है। और ये अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब इसके ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सभी जगहों पर पोटेंशियल क्या होंगे भाई? सेम। इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम। जैसे कंडक्टर के अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो वो कैसा कह सकते हैं? कंडक्टर के अंदर को क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल स्पेस कह सकते हैं, क्योंकि वो कंडक्टर है, वो है ना, भीतर में स्पेस है खाली, तो वो इक्वी पोटेंशियल स्पेस। अगर हम किसी चार्ज के कारण, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, तो कैसा होगा? ये देखो ऐसा। अगर आप इस चार्ज के 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना के एक स्फीयर ड्रॉ करो, तो सब जगह पोटेंशियल के मान सेम है। या 20 सेंटीमीटर का एक रेडियस मान के स्फीयर ड्रॉ करो, तो सब जगह पोटेंशियल सेम आएंगे। या 30 सेंटीमीटर का रेडियस मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करो, तो सब जगह पोटेंशियल इसके सेम आए। ठीक है? मान लो एक डाटा के साथ समझते हैं। यहाँ की पोटेंशियल है +60 वोल्ट, यहाँ का हो गया प्लस 60 से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, प्लस ही रहेगा क्योंकि चार्ज प्लस में है। प्लस 40। यहाँ का और भी कम होगा। यस। और इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करो तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलते हैं। ये आपके लाइंस निकले। तो लाइंस देखो, ये जो ग्रीन कलर की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो आप स्फीयर में देख रहे हो ये सारे, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वी पोटेंशियल सरफेस है। ऐसा शेप का है, स्फेरिकल। सर्कुलर नहीं बोलेंगे, स्फेरिकल। अच्छा ये बताइए, क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल ही होंगे? इक्वी पोटेंशियल हमेशा सर जी पॉइंट चार्ज के लिए तो सर हमेशा स्फेरिकल ही होगा। नहीं, पॉइंट चार्ज को हमने बोला ही नहीं, पॉइंट चार्ज तो बोला अलग अलग होगा। हाँ नहीं सर, तब अलग अलग होगा। सब अलग अलग। नहीं बोलो। पॉइंट चार्ज के लिए स्पेशली स्फेरिकल और सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है? अगर हम निगेटिव चार्ज को लेकर के बात करें, अगर हम इसके चार्ज निगेटिव कर लेते हैं, मान लो चार्ज निगेटिव, तब अगर हम इसके ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, और पोटेंशियल की बात बताइए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा?
निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज Yes, निगेटिव है। नेगेटिव हो जाएगा सर। -60, ये -40, ये -20 नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज में लाइन समाते हैं, अंदर जाएगा सर। अंदर जाए, अंदर जाए। ये उसकी स्थिति है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे मुख्य प्रॉपर्टी है इसकी परिभाषा। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल के मान क्या होंगे? सेम, राइट। ना? Yes. तो if a a charge Q naught moves from one to another place of same equipotential surface, then वर्क डन क्या होगा? जैसे ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 0 का वर्क डन। एक पॉइंट यहाँ है, पता है। एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ से एक चार्ज Q नॉट है जो चला कैसे भी चला और पहुंच गया कहाँ पे? P। कोई दुश्मनी हो रोहित को काल गई। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहो, A to B। तो फॉर्मूला क्या पर है? Q नॉट इंटू VA माइनस AB। VB। और आप तो जानते हो कि A और B दोनों की पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। 0। लेकिन अगर वो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर वो चलता है तब फिर उस केस में क्या कहानी बनती? तब नहीं होता सर जीरो। जैसे मान लिया जाए कि हम ये सिचुएशन एक लिए और हम एक चार्ज को यहां पर से, एक चार्ज को इस जगह से, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से P पॉइंट से चलाकर यहां पहुंचा दिए, ये Q, ये चार्ज को ऐसे ऐसे चला करके यहां पहुंचा दिए। बताइए तो क्या इस केस में वर्क डन 0 होगा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल अलग-अलग। डिफरेंट, अलग अलग। तो फिर उस केस में वर्क डन फ्रॉम P टू Q 0 नहीं। नहीं। समझ आया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ तो, प्रदीप तुम बताओ, P पॉइंट से मान लो ये चार्ज चला, P पॉइंट से ये चार्ज चला, सबसे पहले गया यहां, फिर गया यहां, अब फिर लौट करके वापस P पे आ गया। समझ आया? यस सर। देखो पहले यहां से चला यहां, पहले यहां से चला यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से। बताइए वर्क डन 0 होगा नहीं होगा? हो जाएगा, वही पोटेंशियल पर होगा। हो जाएगा जी।
फाइनल जीरो होगा सर। जीरो ही होगा, यस सर। क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड तो करता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड है। यस सर। बस चला वहां से और वहीं पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस को पार करे, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always perpendicular to इक्विपोटेंशियल सर। the equipotential surface, हमेशा। समझ में आया? चाहे वो कैसा भी चार्ज बॉडी से, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, जिस किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा हो, तो उस चार्ज, वो कंडक्टर नॉन कंडक्टर के पोटेंशियल भी बनेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस भी बनेगा, लेकिन इस दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो। साथ ही साथ एक बात और, एंड E will flow from higher to lower equipotential, समझे? हमेशा वो कैसे फ्लो करेगा? टू लोअर, हायर से लोअर। जैसे यहाँ देखिए, ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज है, +60 +20, हायर से लोअर जा रहा है। यस सर। अच्छा, यहाँ बताओ तो -20 ज्यादा है कि -60 ज्यादा है? -20। -20, इसलिए लाइंस देखो हायर से लोअर में जा रहा है। समझ आया? यस सर। हमेशा हायर से लोअर में जाता है और हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा हम याद रखें। तीसरा, if equipotential surface are parallel and equidistant, समझे? इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, then electric field will be uniform. तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा। मान लीजिए ये हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, इसको कॉपी कर करके पैरेलल दिख रहा है? पैरेलल है जी। यस सर। ये सब सरफेस है, सब सरफेस है। ये मान लो 60 वोल्ट का है प्लस में, ये +50 वोल्ट का है, ये +40 वोल्ट का है, और इन सबों की दूरी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा सर, यूनिफॉर्म। कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर ऐसा होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइट है। अच्छा, यहाँ देखकर बताइए तो, क्या यहाँ ये वाली जो चार्ज है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स है? पैरेलल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल है, ये पहले वाले केस में। बोल रहे हैं लेकिन पैरेलल है, सबका डायरेक्शन अलग है, डिस्टेंस सेम है। पैरेलल है। अरे बोलो भाई, हाँ प्रिंस है? यस सर। पैरेलल्स है कि नहीं है ये आप देख के बता दो, और नहीं अगर दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? यस यस सर। है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ? नो तुम लोग तो एकदम लुटिया डुबा दोगे यार। सर डायरेक्शन नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसा होता है? यहाँ देखो, अंग्रेजी में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म होता है? नहीं अलग डायरेक्शन है। यस सर। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन सर। रटने से नहीं चलेगा, रट लिए पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन यूनिफॉर्म होता है, और यहाँ पर पूछ रहे हैं तो 0/सन्नाटा। नहीं होगा सर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है ना, पैरेलल इक्विडिस्टेंट नहीं है तो नहीं है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पैरेलल नहीं है और इक्विडिस्टेंट नहीं है। समझ आया? यस सर। यस अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? यूनिफॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पैरेलल प्लेन्स होंगे, पैरेलल। और वो हमेशा सरफेस के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ V1 इसको V2 इसको V3 बोले, तो किसका ज्यादा मान हो? किसका ज्यादा तीनों सेम होगा, तीनों सेम हायर से लोअर जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। 1 ज्यादा होगा। V1 का हायर से लोअर लेकिन हायर से लोअर जाएगा ना, फेंकेगा कैसे जाने इसे आगे से पीछे। 60-40 देखो ना, इससे गया देखो तो 60-40 अगर नीचे रहता तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज ही जाता है ना, वही तो वोल्टेज है पोटेंशियल। ये दोनों आपके सरफेसेस हो,
तो हम लोग कहाँ से, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. प्रॉपर्टीज तो बहुत है, लेकिन बस हम वही जो कि रिलेवेंट है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। मान लो एक चार्ज है यहाँ Q1, एक दूसरा चार्ज है यहाँ Q2। इस बोतनी का जो है फूल बना दी बनाई थी, बड़ी मुश्किल है मेरी। ये आपके लाइंस हो गए। सबके अपना अपना फील्ड में है, वो भी बनाते मुझे ड्रोन बनाना है। ड्रोन में सींग है, ये भी तो पूछता है फाइंड नेचर ऑफ Q1 Q2। नेचर है नेचर ऑफ चार्ज। Q1 और Q2 का रेशियो। Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, बीच में हिल रहा है। न्यूट्रल पॉइंट Q1 डिस्टेंस रेशियो फ्रॉम Q1 पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 में इंटू Q1 में if D be the अच्छा distance between Q1 and इस निकाल जाए Q1 में Q2 लाइन नंबर को नहीं नंबर की प्रोपोर्शनल लाइन है। Q1 से कितना निकल रहा है लाइन डिवाइडेड बाय इनटू कितना घुस रहा है उसमें 6 7 8 each 3 E 4 यूनिफॉर्म 5 6 7 8 9 10 11 या इलेक्ट्रिकल यूनिफॉर्म है। 5 बताइए, 11 ना चारे आंसर कीजिए फटाफट आप हमारे। मेटल का सिलेंडर है। उसको खाली दिखवा दो ना, इधर से कर दो, पलट दो। कौन है? अच्छा सर मेटल बोली तो सर मेटल सिलेंडर। क्या देखना तो ज्यादा तो नहीं कुछ नहीं, वही क्वेश्चन जैसा का सकने थोड़ा सा पेज पीछे की सर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला। सर पिछला पेज दिखाई थोड़ा सा, लिख रहे थे छूट गया। ये ले लो सर, हो गया वो तो हो जाएगा उसमें। जी हो गया सर, ठीक है हो गया सर। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन चेक कर रहे थे वही। जी सर, थोड़ा सा वही देख रहे थे। थोड़ा सा नहीं, पूरा देख। ये देखो, ये आपकी मेटल की सिलेंडर है और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ लाइंस हम दे रहे हैं। रात में हार्ट पेशेंट डॉक्टर को रखना पड़ेगा, सब नहीं डरा है, मुझे ज्यादा डरा है। इसका चमड़े ढीठ है, गिरने वाले अंदर जो है चार। देखिए ये ना ऐसे तड़को बार बोलो कि ना चमड़िया पर धूल में निकल जाए फिर किसी इंद्रा को ना तड़को पर से निकल सकते हैं को बोला वही परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम रात में सोने लगे परपेंडिकुलर की सूरत टेढ़ा से दिखाया जाता है उस तरह से। ये होता है 1 2 3 4 कौन सा सही है? नहीं तीसरा तो होगा ही नहीं। अंदर दूसरा नहीं है। इससे ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकता अंदर में तो लाइन रहेगा नहीं,
तू ये बचे हुए ले। अरे उसमें दिखा दी है अंदर से ना, तो एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकता है। कौन सा? ठीक है अंदर से है भैया। वो अंदर दिखा दिया ऐसे करके अंदर। नहीं बादला हुई अंदर से कभी लाइन ही नहीं पास हुई। चुप रहो। दो ही को बच्चे रहेगा, लास्ट वाले का दूसरा नंबर। बताइए, और भी पहला, दूसरा- दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको क्या लगा? दूसरा पहला सही है सर। पहला सही है, सिर्फ पहला सही है, बाकी सब गलत है। चौथा गलत क्यों है? इनसाइड जरा। वो तो ऊपर से जा रहा है। अंदर लाइन ना हो सकता है। अंदर लाइन जा रहा, कंडक्टर के अंदर में लाइन घुस गया ना। यस सर। वो भी पहले- तीसरा क्यों गलती है? तीसरा में तो लाइन अंदर नहीं जा रहा, Normally नहीं परपेंडिकुलर निकलता। नहीं है। पहला सही है। परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा क्यों गलती है? हो गया। इनसाइड। ये सरफेस के Inside। अच्छा ऊपर से चला गया है। दूसरा वो ऊपर से वो दिखा रहा है। सरफेस के देख रहे हो ना, पैरेलली चला गया, ऊपर से ऐसे ऐसे चला गया। ये भी रॉन्ग। सारे नियम ये फॉलो कर रहा है ना, यस। ये करेक्ट। तो आपका आंसर ये। 300 पारा बोलते हैं। हाँ तो पहले तो सही है। है गधा। गलत नहीं तीनों। तीनों गलत है। पहला कौन सही है जो पूछा? हाँ पालन सही। चौथा सही है। वही पहला नंबर दिया है। देखो ना उसमें नंबरिंग भी। देखो ना 1 2 3 4 ऊपर का नीचे से 1 2 3 4 किया। ये मैंने एक पॉजिटिव और एक यहाँ साइड में है निगेटिव। दो प्लेट बनाए, एक ये जो है कंडक्टर है और ये जो है डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये कंडक्टर है और ये राइट साइड में डाइलेक्ट्रिक। फील्ड लाइंस ये फील्ड लाइंस कंडक्टर फोर्स देना था ज्यादा नहीं डायलेक्ट्रिक को तो एक लिखे। डायलेक्ट्रिक बराबर तो एक बाई क्यों होता है? डायलेक्ट्रिक बराबर तो एक बाई क्यों होता है? हाँ ये 1 है, ये 2 है। अच्छा कुछ रखा बीच में कंडक्टर है इसमें सिर्फ एक सही है, सिर्फ 2 सही है, या दोनों सही है, या कोई सही नहीं है। कंडक्टर में अंदर नहीं गया। ठीक है, कंडक्टर तो सही है। दूसरा में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएगा सभी लाइन में भी है। दोनों सही है। ऑप्शन में ओनली 1 इज करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक के अंदर दूसरा में है ओनली 2 इज करेक्ट, अरे बदल लगी डायलेक्ट्रिक के अंदर नहीं थी। तीसरा में बोथ आर करेक्ट, समझ गए चौथा में सबके नियतियां पकड़ ली है। नहीं डाइलेक्ट्रिक लग रहा था नहीं। या तो जाना चाहिए या तो नहीं जाना कोई चाहिए, correct। लेकिन दोनों तरह का दिखा रहे हैं। तो घुसा भी रहे हैं, नहीं भी घुसा रहे हैं। बोथ आर करेक्ट। वो देखा मार मोहित कुमार, तुम्हारा क्या जवाब? 1 करेक्ट है। ओनली 1 करेक्ट है। वैसे डॉक्टर बनेगा अंदाजे टिक मारने से, बता दे नहीं मुझे। कि दिमाग पे जोर डालोगे। डाइलेक्ट्रिक 1 तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। जाएगा कुछ अच्छा एक बात बताओ, कम जाता है। नीट एग्जाम में गलती मार्क्स करने पर मार्क्स काट लिए जाते हैं ना। Yes. कुछ बतिया कुछ
यस सर। तुम पढ़ के गए, तुम पढ़ के गए, पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जहां जीरो होता है वहां पे लाइंस नहीं होते, एकदम साफ सुथरा ये है। यस दूसरा में कहाँ गलती है? दूसरा में तो डाई इलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर, उसके भीतर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना। यस सर। अरे बोलो भाई, नॉन कंडक्टर के Yes, sir. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं नहीं होते? रिड्यूस होता है सर। होता है सर। होता है तो दिख रहा है, होता है तो है। तो कहाँ गलती है ये दूसरा में? यस कुछ नहीं तब इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन बनेगा? बहुत हर दोनों ए बनेगा कि सी बनेगा? सी सही। सी बनेगा। अब तुम अगर मान लो ए मार के आ गए, अब तुम बहुत खुश हो कि हम तो सही बनाए, कितना मार्क्स मिलेगा? -5 -5 नहीं, -1 मिलेगा। नंबर तो कटेगा ना, 4 नंबर तो कटेगा ना सर। वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन -1 तो इसका सही जवाब है। हालांकि तुम जो ए आंसर किए वो गलत नहीं किए, जो ए आंसर तुम किए तो गलत नहीं किए, नियम के अनुसार आपने, फिजिक्स के अनुसार तो आपने सही किया, लेकिन एग्जाम के लिए आपने क्या किया? एग्जाम के लिए आपका -1 मार्क्स, मतलब कि आप सही होते हुए भी गलत, मतलब नेगेटिव मार्क्स। समझ आ रहा है? यस सर। सब जानकारियों को यूज करेंगे तब जाके अपना हम जवाब बनाए। चलिए, हम लोग शायद गॉस लॉ शुरू किए थे, उसी को डेविएट होकर के, शायद गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिए थे ना। यस सर। पोटेंशियल छूट गया था लगता है ना, इसीलिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या लेकिन नॉन कंडक्टर होता है, गॉस लॉ। चार्जर ठूस ठूस कर आता है वो, है कि नहीं? चार्ज ठूस कर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, लाइन घुसेगा कि नहीं जब अंदर से। गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट? वो सिंपल सा स्टेटमेंट है। किसी के कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। इट स्टेट्स दैट अगर बिजली कस के करके द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाओगे नहीं, झटका क्यों? क्योंकि फैल जाएगा चार्ज linked with a closed surface. अंदर नहीं जाए, अंदर तो नॉन कंडक्टर सीटों पर बैठ लो, अंदर कंडक्टर सीटों तो लो वाला। हाँ, Linked with a अगर तुम खाली जगह पर ही, मतलब हाँ closed अंदर जो surface खाली हवा में तुम रहे ना लटकन, मतलब कार्बन, तो is तुम्हारा equal surface to में फटेगा। अगर बिजली भी पे net charge enclosed प्लास्टिक उतना बड़ा बिजली वैसे जलाते, बिजली करंट within the चार्ज सब ऊपर फैल जाएगा, तब पर भी कुछ नहीं। within the closed surface. Closed surface को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, क्वेश्चन Gaussian surface चार्ज अंदर कुछ नहीं, divided by यार दोनों एक्शन है। सारा चार्ज ऊपर इसे तो पन्ने डाले दिमाग को। total flux linked by closed surface. क्लोज सरफेस का हमने, सॉरी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दिया है? क्यू बाय एप्सिलॉन बस सर आएगा ई डॉट ए। ई डॉट ए अगर यूनिफॉर्म है तो, और अगर नहीं जानते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो ये सब के लिए लगेगा ना। यस सर। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबके लिए लगेगी। यहाँ पे हम ई डॉट डी ए लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए करेंगे। ये जो बीच में हमने सर्किल घेर दिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन क्लोज। इनक्लोज यस ये बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय बाय एप्सिलॉन। एक्शन। बाय एक्शन। ये आपके पास फॉर्मूला, ठीक है।
एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। गॉस लॉ को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं? गॉस लॉ को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहला है कि हम फ्लक्स लिंक कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। फाइंड फ्लक्स लिंक। अच्छा, एक बात और यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो क्लोज सरफेस तुम बोल रहे हो मतलब क्या? फ्लक्स क्लोज सरफेस है ना, टोटल, ये बराबर क्या होगा? सम ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल सरफेसेस। समझ में आया? यस। जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्यूब में टोटल कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस के टोटल फ्लक्स लिंक को निकाल के जोड़ देंगे तो आपको क्यूब का फ्लक्स निकलेगा। जैसे ये देखो, ये आपका कैसा सरफेस है? हेमिस्फीयर है। तो इसमें कितने सरफेस है? 2 सरफेस है। वो कर्व है, वो सर्कुलर है। सर्कल। यस। वो सर्कुलर है, वो कर्व। इसका फ्लक्स है, इसका फ्लक्स हम जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? हेमिस्फीयर का फ्लक्स निकल जाएगा। यस सर। कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके फ्लक्स लिंक निकालनी है तो उस सरफेस के जितने भी सरफेसेस हैं उनके इंडिविजुअल सरफेसेस के फ्लक्स निकाल के आप जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। अच्छा भाई, टू फाइंड फ्लक्स लिंक दोनों के द्वारा, भाई क्लोज सरफेस के तो निकाल ही सकते हैं और इंडिविजुअल सरफेस के भी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक, टू फाइंड इलेक्ट्रिक। और क्या निकाल सकते हैं? चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। टू फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड। ये सब इसके भीतर घुसा है ना? यस। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं तो उसकी सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dl। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो, और यूनिफॉर्म है तो E डॉट S। यहाँ हम dl की जगह ds लिखे तो अच्छा। S मतलब A से लेकर B तक। ये तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। कई बार लिखे हैं ये इसलिए Yes, sir. ताकि तुम भी लिखो और याद रहे। तो इसके न्यूमेरिकल पार्ट में यही सब 3-4 चीज हम यस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने तो हम आपको अलग से सिखा दिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो मैं आपको एकदम से पूरा सेटअप ऑफ फॉर्मूला दे दिया ना। यस।
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो अलग से कुछ गॉस लॉ लगा के निकालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उल्लू का है, उसे देख रहे हैं इधर से नहीं। आगे लगता है खत्म। तो हम इस सेक्शन में दो चीज अलग से सीखेंगे। एक है चार्ज फ्लक्स निकालना, उसके बाद चार्ज इनफ्लोज निकालना, और याद करना हम अलग से पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में निकाल। ठीक है, यस। ये अब न्यूमेरिकल पार्ट होगा जिसका हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद तो सर फिनिश। हाँ, गॉस लॉ फिनिश, उसके बाद कैपेसिटर। यस सर, कैपेसिटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। Yes.